ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार सीएम के शपथ ग्रहण में पहुंचे सीएम सैनी, नीतीश कुमार को दी सीएम सैनी ने बधाई। प्रचंड बहुमत देने के लिए बिहार की जनता का भी जताया आभार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार, कहा किसान मजदूर विरोधी पार्टी के बीजेपी लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। महेंद्रगढ़ के गांव झगड़ोली में पलटा तेज रफ्तार ऑटो, हादसे में एक महिला की मौत, 4 घायल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग जा रही थी। प्रदेश में बदलते मौसम का दिख रहा असर, सर्दी से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग, अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी कतार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का, और मसला में चर्चा आज जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर करेंगे, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी कनेक्शन पर फिर चर्चा में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक सामने आने के बाद अब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अल फलाह से पढ़े कई स्टूडेंट आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रह चुका है। बेग ने 2008 में फरीदाबाद स्थित अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा किया था, और उसी साल जो है अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों में वह शामिल पाया गया। यानी पढ़ाई के दौरान ही वह हमलों की प्लानिंग कर रहा था। यह आतंकी पिछले कई सालों से भागा हुआ है। अगर सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो इसकी लोकेशन अफगानिस्तान में बताई जाती है। लेकिन आज मसला में सवाल यहां पर उठते हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सवाल यहां पर जहन में उठते हैं, जो कि अब जो है उनके सवालों के जवाब भी यहां पर तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह कि क्या एक यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल की बैकबोन बन सकती है? ये सोचा था आपने? ये समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल की बैकबोन कैसे बन गई। सवाल यह भी है कि क्या इस केस में शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा था? क्या यूनिवर्सिटी में सिर्फ कट्टरपंथी ही जो है गतिविधियां शामिल थी? सवाल यह भी है कि अल फलाह की फंडिंग में कौन कौन शामिल है? क्या विदेशी हैंडलर जुड़े हुए हैं? क्या भारत की यूनिवर्सिटी में फंडिंग की मॉनिटरिंग बेहद लूज नजर आ रही है, बेहद लूज है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे वो सवाल है आज पैनल से जो है डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है मसला में आज रामलाल शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मधुसूदन जो है बवेजा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी जो है प्रतिक्रिया यहां पर रखेंगे। बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका भी। सबसे पहले रामलाल शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। लगातार एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ऐसी टेरर अटैक में और जो है यहां पर आतंकी गतिविधियों में उसका नाम जो है 2007, 2008 से लगातार सामने आ रहा है, और इस बार तो 2024 में, और ऐसे में पीओके से भी एक जो है बयान सामने आया था, और उसकी जो वीडियो क्लिप्स है वो भी लगातार वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर यानी लाल किले से कश्मीर तक के, कश्मीर के जंगलों तक जो जला देंगे। और अब इसी तरीके की, इसी तर्ज पर जो है इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट यानी विस्फोटक सामग्री मिलती है, उससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबे साफ तौर पर जग जाहिर है। क्या आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कि पढ़ाई के आड़ में, इंजीनियरिंग के आड़ में जो एक डिप्लोमाधारी जहां पर जो डॉक्टर हैं
व्हाइट कॉलर जो है एक मॉड्यूल आतंकियों का बनता जा रहा है। एक तरफ तो सरकार जो है रेड कॉलर को जो है रेड जो आतंकी जो है माओवादी हैं उनको समाप्त करने की ओर बढ़ती है, या व्हाइट कॉलर इतनी जो है मात्रा में जो धमाके, और इस बार जो है एक यूनिवर्सिटी जो है टेरर मॉड्यूल का बैकबोन बन जाती है। रामराज शर्मा जी, ओवर टू यू। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये यूनिवर्सिटी ना होकर फरीदाबाद में अल-फलाह, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। एग्जैक्टली। जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, और हमारी हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, अन्य एजेंसी जांच कर रही है। जैसे आपने बताया इंडियन मुजाहिदीन से भी इसका रिलेशन है, और भी कई आतंकवादी संगठनों से इसका कनेक्शन मिला है। और जो आप ये बताइए, जो एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर जिसकी 5-7 लाख रुपए महीना सैलरी होगी, वो डॉक्टर ना होके डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान के रूप में देखा जाता है। उसका काम है जनता की सेवा करना, जनता को बचाना, पीड़ित को बचाना, जो बीमार है उसको बचाना, और वो मारने का काम कर रहे थे तो सारे। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है ये आतंकवाद की फैक्ट्री थी। और किसी भी कीमत पे मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, इसमें चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा। और हमारे डीजीपी साहब ने विशेष अभियान भी चला रखा है अपराधियों को पकड़ने के लिए। उसमें संवेदनशील अपराधी भी पकड़े गए हैं और लगभग 3400 करीब अपराधी भी पकड़े गए हैं। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये ऐसे मिल रहे हैं सारे एक ही समुदाय के, तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है भाई ये इसमें इसी यूनिवर्सिटी में लव जिहाद के भी मामले मिले हैं। जो एमडी डॉक्टर और इस तरह की हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे और एक विशेष समुदाय के, तो इससे हमारे देश की जनता को जागने की जरूरत है। और मैं देवतुल्य जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई आप किसी को किराए पर मकान दे या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। और जिस तरह से ये लव जहाज का इन्होंने ये चला रखा है इन्होंने अभियान, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे और उनको समझाएं कि इनसे बचें। और रही बात इनको सजा देने की, हमारी एजेंसियां जांच कर रही है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा चाहे जमीन का नीचे हो। एक और अपराधी को जिस तरह से एनआईए हमारी एजेंसी लेकर आई अमेरिका से, तो ये अपना अपना उदाहरण है और वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा। गुड़गांव में भी उसके खिलाफ, बिश्नोई गैंग का गुड़गांव में भी उसके खिलाफ एक मामला है। और जिस तरह से वहां पे ये नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। और कश्मीर में भी 70% से ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। और इसकी जड़ पे आप जाइए, इसकी जड़ है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाह रही है वह भारत इस्लामिक राष्ट्र बने और ये अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे हैं। और आप कांग्रेस का इतिहास देख लो और इसकी रचना, इस फैक्ट्री की नींव, मतलब इसको फैक्ट्री कहूंगा, इस फैक्ट्री की नींव कांग्रेस ने रखी थी। और मैं इतना जरूर कहूंगा, भाई जिस तरह से कई ऐसी चीजें होती हैं जो जांच एजेंसियां बता भी नहीं सकती, तो जांच चल रही है और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इन फ्यूचर के लिए हमारी फोर्स बहुत एक्टिव है और एक स्पेशल सेल भी बनाया जा रहा है हमारी पुलिस में, आतंकवादी विरोधी सेल, जो पूरी बारीकी से नजर रखेगा इस पे। तो मैं समझता हूं हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस एक्टिव मोड में थी, नहीं तो इतनी विस्फोटक सामग्री, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो उन्होंने इकट्ठी करी थी इन आतंकवादियों ने, ये तो फरीदाबाद क्या पूरा दिल्ली
को भस्म कर सकते थे, पूरी दिल्ली को जला सकते थे। तो हमारी एजेंसियों को भी मैं बधाई देता हूं, उन्होंने समय पर रहते बड़ी घटना होने से बचाया और हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस उनके पीछे लग रही थी। चलिए, और इसलिए मजबूरी में उसे दिल्ली में जाकर काबू पाया, लेकिन जो है तब भी धमाका यहाँ पर देखने को मिला। 15 मौतें यहाँ पर होती हैं दिल्ली में और श्रीनगर में भी। हालांकि वो जो है बाय मिस्टेक जो है वहां धमाका हुआ, लेकिन वहां पर भी जाने गई। लेकिन आखिर कब तक इतनी जानें जो है इस तरीके के आतंकवाद में जाती रहेंगी? ये आतंकियों की नापाक हरकत जो है देश में बैठे लोग यहाँ का हर चीज, यहाँ का खाना, यहाँ का सब कुछ जो है यहाँ का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाहर बैठे आतंकियों के इशारों पर जो है, बाहर बैठे संगठनों के इशारे पर अपने देश को, अपनी आवाम को जलाने में जो है कोई भी कोर कसर यहाँ पर छोड़ते नहीं है। मधुसूदन जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो है यहाँ पर ये लगातार जो टेरर मॉड्यूल है लगातार देश में पनप रहा है और ऐसे में चूक कहां हुई? और लगातार जो है इस यूनिवर्सिटी के लगातार लिंक निकलते आ रहे हैं। आखिरकार इस यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है वो पहले निरस्त क्यों नहीं किया गया? इतना समय, इतना बड़ा गैप और एक और धमाका, और न जाने कितने डॉक्टर्स इसमें जो है शामिल हैं। और उन सभी डॉक्टर्स को अगर देखा जाए तो एक आवाम चाहती है, डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होता है जनता के लिए, लोगों के लिए, मरीजों के लिए बचाने का काम करता है। लेकिन जो इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी जो है नंबर्स में जो सैलरी लेते हो और उसके बाद में भी वो कहें कि देखिए हम तो जो है सताए हुए हैं साहब, उसकी मानसिकता का क्या जो है इलाज है? मधुसूदन जी। This has happened with me so many times. When I'm all geared up for a big work day, super motivated for my shoots, meetings, and a calm mom routine in place, and then that call comes early morning. दीदी आज नहीं आऊंगी, मेरा तबीयत खराब है, आज आप देख लो। And my heart sinks. Now I have to do the kitchen chores, cleaning, laundry, and whatnot before leaving for work. But now with Pronto, I can literally call for a trained house help in just 10 minutes. Download the app, open it, choose the service, and that's it. Help arrives, things get done, and my day stays intact. Honestly, some days asking for help is the smartest thing you can do. Try it and thank me later. Need help? Get trained house help in just 10 minutes with Pronto. Download the Pronto app. का क्या जो इलाज है? मधुसूदन जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके इसको चैनल को अच्छे से देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरे साथी जो सरकार की बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने बड़े तरीके से सरकार को बचाने का काम किया। बोले कि ये काम जो है कांग्रेस की फैक्ट्री है, कांग्रेस ने बनाया है। अरे भाई, इनको 11 साल हो गए, कांग्रेस अच्छी नहीं थी तो जनता ने लगा दिया। अब तुम तो अच्छे काम करके दिखाओगे तो जनता तुम्हें गले लगाएगी। तुम्हारी जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की, दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की, और होम मिनिस्टर अपने आप को ताकतवर समझते हैं। उनकी होम मिनिस्ट्री के फेलियर के कारण ये काम हुए। अब ये काम तो एक दिन का तो होता नहीं है, ये धीरे 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 पनपता है। जो भी ये जालसाजी की जाती है या आतंकवादी काम करते हैं, पहले रेकी करते हैं। रेकी तो जब करते हैं तो रेकी के समय इनको मुस्तैद होना चाहिए, पुलिस को, राह को, CID को, अपना SIT को, नेटवर्क एजेंसी को। तो ये सारी की सारी एजेंसी वहाँ दिल्ली में बैठी है, सबका हेडक्वार्टर है वहाँ पे। इसके बावजूद जो अगर ये काम होता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमें जो है ना इस बात के लिए शोक भी है और शर्म भी आती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना कि केवल दिल्ली में फेल है, बल्कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार, भाजपा की सरकार है, वहाँ पे आतंकवाद, अत्याचार, व्याभिचार और आतंक का माहौल है। बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक, व्यापारी, किसान कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये कारण क्या है? सरकार की फेलियर है। सरकार जो अगर मुस्तैद हो तो ऐसा काम करना बहुत कठिन है। और लाल किला तो हर टाइम जो है सिक्योरिटी के अंतर्गत है, तो सिक्योरिटी में ही फेल हुई है, सिक्योरिटी पूर्ण रूप से फेल हुई है। पर इसका जो जिम्मेवारी है होम मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए, दिल्ली की मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए,
यहाँ की कांग्रेस को बार बार कोसना चाहिए। इसके अलावा जी, कांग्रेस को नहीं कोसना चाहिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन पार्टियों की अगर देखा जाए तो यहाँ पर रामराजी शर्मा जी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एजेंसियों का फेलियर है। फेलियर आखिर कहाँ है? क्या ऐसे डॉक्टर्स के मानसिक बीमारी से जो ग्रसित है वो लोग, जिनको जो है सरकार इतने बड़े पैमाने पर हायर करती है और जो फिर उनका जो है खामियाजा एक धमाके के रूप में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और एक कट्टरपंथता के दौरान जो है दूसरे मुल्क के जो है लोगों के साथ में, इनसे संगठनों के साथ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए? आखिरकार एक्शन क्या होना चाहिए? जो बाहर तो आप जो है आतंकियों से लड़ लोगे, आप बाहर सीमा की सुरक्षा अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अंदर बैठे उन आतंकवादियों की और उन आतंकवादी मानसिकताओं का क्या करेंगे जो उन्हें पनाह देते हैं, जो फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में जो है जो विस्फोटक सामग्री मिल जाती है? मधुसूदन जी। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है, पार्टी एक दूसरे पर ही जो आरोप प्रत्यारोप चलता रहे। मैं पार्टी के नाते से नहीं कह रहा, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते से भी कह रहा हूं। जो मेरी सरकार की नाकामियां होंगी, मैं अपने आप को असुरक्षित समझूंगा कि सरकार की जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो सरकार की जिम्मेवारी है। जो यूनिवर्सिटी में कोई घपले ये ऐसे आतंकवादी बीज जो पैदा किए जा रहे हैं तो सरकार की नाकामी। 2007 और 2008 में भी इसी यूनिवर्सिटी का नाम आया था ना, जयपुर और अहमदाबाद। 2007 और 2008 में भी इसी यूनिवर्सिटी से जो है जो नाम जुड़ा था। हेलो, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मनोज जी, आपकी धारणा क्या कहती है? क्या जो है 2007 और 2008 में जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली तीनों में जो है एक ही यूनिवर्सिटी का नाम बार बार क्यों उभर रहा है? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नेटवर्क या असल में समय पर पकड़ा नहीं गया, ये सबसे बड़ी वजह है? समय पर लगाम नहीं लगाई गई, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी चीज, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज को फंडिंग कहां से आती है, कितनी मात्रा में फंडिंग हो रही है, कब फंडिंग हो रही है, क्या उस पर जो है नजर नहीं रखी जा रही? क्या वहां पर भी जो है ग्लिचेस सामने निकल कर आ रहे हैं? वहां पर भी कुछ बैरियर्स है? कितनी बड़ी मात्रा में भाई फंडिंग कहां से आ रही है इन लोगों को चलाने के लिए, इन लोगों को जो है जो इतनी बड़ी मात्रा में जो है सामान सामग्री देने के लिए? मनोज, आप सही बता रहे हैं कि ये मॉडल जो एक्सपोज हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कोई दिन पहले से ही शुरू हुआ होगा। मुझे ऐसा ये जो है बहुत दिनों से इस तरह का काम में इन्वॉल्व होगा और फाइनली जो है इस तरह की घटना हुई और एक्सपोज हुआ, तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को क्रेडिट देना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो है विस्फोट के पहले ही जो है इस तरह का टेरर एक्टिविटीज को एक्सपोज किया और बहुत मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ पाए गए थे और रिकवर किया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इशू जो है बहुत दिनों से होगा। भले हालांकि ऐसी घटना जो है चूंकि लोग सीक्रेट रूप से करते हैं और आजकल चूंकि इंटरनेट का जमाना है तो इसमें थोड़ा सा कुछ लोग पासपोर्ट या कुछ हैक करके कुछ इस तरह का काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घटना बहुत पहले से होगी। जहाँ तक आपने फंडिंग का बताया तो इस पे जो है मुझे लग रहा है एजेंसीज को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए और आने वाले समय में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसे वैसे जो है पर्दाफाश होगा कि इनको जो है कहाँ से जो है फंडिंग आता था और उस पर जो है कंट्रोल लगेगा। और हालांकि ये भी देखा गया है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं वो अपना डिफरेंट मॉडल्स अपनाते हैं और एक बार अगर कुछ घटना में इन्वॉल्व होते भी हैं तो जो फिर दूसरे मॉडल का वो रूप धारण करके या दूसरे मॉडल को यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये डिफरेंट तरीके का मॉडल अपनाते हुए फंडिंग लिया होगा। अगर वही इस तरह की घटना जो है और इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते, हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है लगभग 100 जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे पढ़े, पहले भी पढ़े या इंटर्नशिप किए या अभी काम भी कर रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और डीजीपी हरियाणा ने भी
कहा कि अगर लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस अगर कुछ हुआ है तो उसको भी जो आइडेंटिफाई करके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उसे पनिश किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें से हमारी एजेंसियां काम कर रही है और इसमें धीरे धीरे करके बहुत खुलासा हो रहा है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर मधुसूदन जी ने अभी एक बात कही कि यहाँ पर एजेंसियों का यहाँ पर जो है थोड़ा बीच में फेलियर साबित हो रहा है कि एजेंसियां जो है सक्रिय नहीं हो पाई, एजेंसियों को जो है यहाँ पर पनपने दिया गया, जो है ऐसा फैक्ट्री को जो है जीता जागता जो है यहाँ पर और जो है पनपाया गया, एजेंसियां यहाँ पर वो नहीं थी। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं राज्यों और केंद्र की जो एजेंसियां हैं, क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है? Are rising prices in India leaving you frustrated while your salary stands still? There's now a trusted way to change that. Supported by the National Bank of India, this new AI-based financial platform helps people earn reliable income from the यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नहीं कर सकते हैं कि कोई गैप रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एजेंसियां काम करते रहती है, दिन रात 24 घंटा काम करते रहती है, 365 दिन, और उनको जहाँ भी कोऑर्डिनेशन का लगता है कि स्टेट से हो या कोई भी पुलिस थाने से इनको अगर लगता है कि कुछ सस्पेशन टाइप का कुछ वर्क हो रहा है तो इफेक्टिवली वो उसको ट्रैक करते हैं। बिल्कुल। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई गैप रहा हो, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि एजेंसियां पहले अगर एक्सपोज कर देती है और घटना जो है कवर हो जाता है, नहीं होता है, तो नॉर्मली एजेंसियां इसके लिए क्रेडिट नहीं लेती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो है घट जाती है, इसके लिए ऐसा बोला जाता है। मुझे लग रहा है कि एजेंसियां काम इफेक्टिवली करती है, और अब हर केस का जो है चूंकि मॉड्यूल अलग अलग होता है, तो इसके लिए जो है अभी जो भी आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मॉड्यूल सामने आएगा वो जो है एक अध्ययन का समय भी होगा और पुलिसकर्मी के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि लोग किस तरह से मॉड्यूल अपनाते हैं और इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और लोग एक्सपोज होंगे और जो इन्वॉल्व होंगे उनको पनिश किया जाएगा, मुझे लग रहा है होने वाला है। ठीक है। रामराज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरी चीज जो है, सवाल मेरा एक और है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो नाम है लगातार जो है जुड़ता जा रहा है, लगातार पहले भी जांचें हुई हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी में फंडिंग मॉनिटरिंग बेहद लूज नजर आ रही है आपको, या फिर अगर यूनिवर्सिटी में खासतौर पर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में डिग्री दी जाती है या ट्रेनिंग? शर्मा जी, जहां तक ये यूनिवर्सिटी की बात है, जिस तरह से ये आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है ये यूनिवर्सिटी में का आतंकवाद की फैक्ट्री है, और इसका लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ये सबको पता है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। पहले इनके टाइम में क्या होता था, हमारे सैनिक हथियारों से लैस होते थे, हथियार होते थे उनके पास में, फिर भी गोली चलाने का उनके पास में हुक्म नहीं था, और उनके सरेआम पत्थर फेंके जाते थे उनके ऊपर। आप देख लो, अब किसी की हिम्मत नहीं हमारे सैनिक की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले, उसी टाइम गोली मार दी जाएगी। और आतंकवाद में 70% की कमी आई है। उधर हमारे गृह मंत्री जी, जो लोह पुरुष है हमारे, भारतीय के रूप में विख्यात है हमारे आदरणीय अमित शाह जी, और समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जिस तरह से नक्सलवाद में कमी आई है, कल परसों में 1 करोड़ का जो नक्सली था, 1 करोड़ का इनाम था, उसकी बीवी वो सारे मार दिए गए हैं। तो नक्सलवाद में बहुत भारी कमी आई है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी शर्मा जी जो नक्सल की बात कर रहे हैं वो आप सफाया कर रहे हैं, वहां पर आपका जो ऑपरेशन चल रहा है, आप लाल आतंक के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आपने लाल आतंक सुना होगा, उन्होंने अपना नाम दिया था कि लाल आतंक जो है उसको नक्सल को जाना जाता है, लेकिन सफेद आतंक आ गया साहब बीच में, ये वाइट इसको तो ढूंढ के जा रहा है। जिस तरह से जिन से इनका कनेक्शन मिल रहा है, उनको पकड़ के भीतर ढोका जा रहा है। उनको ऐसी सजा मिलती है, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कदम उठाने की, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी इनकी। और इसमें जो इन्वॉल्व है, डार्ट है,
हमारी एजेंसियां जांच करिए, जांच बघेला जी कह रहे हैं, मधुसूदन जी कह रहे हैं कि आप जो है पार्टी पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके कांग्रेस पर जो है बीच में लेकर आ रहे हैं। मधुसूदन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने एक धर्म विशेष के ऊपर बल दिया। ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे जिस तरह से इमरजेंसी में हमारे हिंदू भाइयों का तो पकड़ का नफरत नहीं करवा दिया और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। इसका मतलब साफ साफ जाहिर था कि भाई अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाह रहे थे, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। अगर उस समय में कांग्रेस पार्टी कड़ाई से आतंकवाद का मुकाबला करती, आतंकवाद को खत्म करती, तो आप ये सब देखने को नहीं आती। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस आतंकवाद की फैक्ट्री का लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आप कहीं पर भी देख लो, किसी एक कांग्रेस की राहुल गांधी जिसके बारे में स्टेटमेंट आई है, प्रियंका गांधी की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने निंदा करी है जनता की। चलिए इजाजत नहीं दे रहा है। रामराज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। मधुसूदन बवेजा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सारे वो सवाल जो है इसके पीछे जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी कनेक्शन पर जिस तरीके से नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और लगातार जो लिंक जो है 2007-2008 में जिस तरीके से जयपुर और अहमदाबाद फिर दिल्ली जो कनेक्शन एक साथ जो है जोड़े जा रहे हैं, उस पर जो है बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे और भी होना बाकी हैं। लगातार एनआईए और तमाम इंटेलिजेंस यहां पर सर्च ऑपरेशन में लगातार जारी है। आखिरकार कहां से फंडिंग आती है, कहां जाती है और कैसे जो है ये इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पनपा, ये सारे सवाल हैं। ये इनकी परत तक जो है जाना अभी लगातार एजेंसियों की यहां पर कड़ी खोलने में लगी हुई है। देखना यह होगा कि किस तरीके से इसका जो समाधान निकल कर आता है, किस तरीके से उन सभी लोगों को जो है सजा मिल पाती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।